को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर हो सकती है चर्चा। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक से पहले पाकिस्तान में बेचैनी, आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंचे इमरान खान। चिराग पासवान का बड़ा खुलासा, कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एलजेपी ने मिलकर जेडीयू के खिलाफ बनाई थी रणनीति, बीजेपी के बड़े नेताओं से हुई थी डील। भारत में बढ़ रहा डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा, देश में मिले 40 नए मरीज, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बढ़ रहा खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक अहम बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाली है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के मसले पर वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ बैठक करने वाले हैं और यह बैठक जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने के लिए आयोजित किया गया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह भी बैठक में शामिल होंगे और बैठक में शामिल होने के लिए गुपकार के सदस्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के नेताओं से बातचीत कर रही है और इस बातचीत में 8 दलों के करीब 12 नेता शामिल होने वाले हैं। तो एक अहम बैठक होने वाली है जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक से पहले पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीते दिन खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुख्यालय का दौरा किया। इमरान खान के साथ उस बैठक में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और आईएसआई के बड़े अफसर भी शामिल हुए। बता दें कि 1 महीने के भीतर इमरान खान का आईएसआई मुख्यालय का ये दूसरा दौरा है। वहीं 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दूसरी बार आईएसआई के दफ्तर पहुंचे और दूसरी बार आईएसआई के दफ्तर पहुंचना सामान्य प्रक्रिया नहीं मानी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में को लेकर हो रही प्रधानमंत्री की बैठक को लेकर पाकिस्तान में भी अब बेचैनी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आईएसआई हेडक्वार्टर का 2 बार दौरा कर चुके हैं और ऐसे में इमरान खान का दूसरी बार आईएसआई के दफ्तर पहुंचना सामान्य प्रक्रिया नहीं मानी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू के बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि बैठक में रविंद्र रैना, निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता मौजूद रहेंगे। तो ये भी एक अहम बैठक मानी जा रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली है दोपहर 3 बजे, उस बैठक से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक अहम बैठक करने वाले हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता के साथ। और इस बैठक में बीजेपी नेताओं के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले भी कई गतिविधियां देखने को मिल रही है। आज की बात कर ले तो बैठक से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक बैठक करने वाले हैं और ये बैठक बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होने वाली है। कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस बैठक में शामिल रहेंगे और बैठक में होने वाली बातचीत को लेकर, रणनीतियों को लेकर चर्चा हो सकती है। तो एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर कई गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। एक तरफ आपको बता दें कि करीब 3 बजे ये बैठक होने वाली है और बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक बैठक करने वाले हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ। और इस पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी अधूरा अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आज एक अहम बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है,
क्या लगता है किन अहम बिंदुओं पर आज चर्चा हो सकती है? तो बता दें कि इस बैठक में करीब 8 दलों के 12 नेता शामिल होने वाले हैं और इस बैठक में आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी शामिल होने वाले हैं और उसके लिए बैठक में शामिल होने के लिए सभी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक से पहले गुप्कार ग्रुप की भी एक बैठक हुई थी और इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं होंगी उसको लेकर रणनीतियां बनाई गई। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अधूरा अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण जी, जिस तरह से आज एक अहम बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, क्या लगता है किन किन अहम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? तो बता दें कि सभी नेता पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आज जो 3 बजे के करीब बैठक होने वाली है, बैठक में शामिल होने के लिए तमाम नेता जो जम्मू कश्मीर के जितने भी अलग अलग दलों के नेता है, सीपीआईएम की बात कर ले, फारूक अब्दुल्ला की बात कर ले, महबूबा मुफ्ती की बात कर ले, तो सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं दिल्ली बैठक में शामिल होने के लिए। और इस बैठक में शामिल होने के पहले भी इनकी एक अहम बैठक हुई थी और बैठक में रणनीतियों किस तरह से किस बिंदुओं पर चर्चा करनी है, सभी रणनीति को लेकर भी चर्चा हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम बैठक करीब 3 बजे होने वाली है और उस बैठक के पहले बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी एक बैठक करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता के साथ। और इससे पहले हम आपको बता दें कि तमाम जितने भी 8 दलों के करीब 12 नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होने वाले हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अधूरा अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरह से आज एक अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है, क्या लगता है किन अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? ये सर्वदलीय बैठक सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 4 मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। गुप्कार अलायंस पहले तो इनकार कर चुका था, लेकिन अब वो शामिल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि इसे लेकर पाकिस्तान में एक बार हलचल बढ़ गई है। कारण यह है कि सबको अंदेशा है कि 5 अगस्त को जो फैसला हुआ था जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर, वैसा ही कुछ फैसला इस बार भी हो सकता है। यदि अगले बिंदु पर बात करें तो सबसे जो अहम बात है कि जम्मू कश्मीर के नेताओं का इस बैठक में आना, पहले इनकार करना, फिर आपस में बैठक करना, उसके बाद डिसीजन लेना कि नहीं हम इस बैठक में शामिल होंगे, ये एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। साथ ही जो तीसरा सबसे बड़ा बिंदु है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक कर रहे हैं, वो भी बीजेपी नेताओं के साथ, जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं के साथ। यानी बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार हर पहलू को कसते हुए तब जम्मू कश्मीर पर कोई कदम उठाना चाहती है। यदि आप देखें तो 5 अगस्त को जो फैसला हुआ था धारा 370 हटाने के बाद, उसके बाद ये पहली बार फिर से बैठक हो रही है। तो उम्मीद और कयास ये लगाया जा रहा है कि फिर से जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। बिल्कुल। और अरुण जी, इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक बैठक करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेताओं के साथ। जी, इससे ये हुआ है कि बीजेपी में जम्मू कश्मीर में किसी तरह कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसलिए बीजेपी के नेताओं को कसौटियों पर कसा जा रहा है कि नहीं आप बिल्कुल तैयार रहें किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी स्थिति के लिए। क्योंकि अंदेशा सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये है कि शायद जम्मू और कश्मीर को अलग भागों में बांटकर जम्मू को एक अलग स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाए और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर रखा जाए, जैसे लेह और लद्दाख को रखा गया। तो स्थिति जो सबसे बड़ी बन रही है, इसे लेकर के जेपी नड्डा बैठक करने वाले हैं कि नहीं बीजेपी को, जम्मू कश्मीर के बीजेपी को साध कर रखा जाए, किसी तरह की भी हलचल हो उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को मिले, किसी भी तरह की बात हो
उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर नियंत्रण रखा जा सके, ये उनका उद्देश्य हो सकता है। बिल्कुल। और अरुण जी, ऐसा भी लग रहा है कि भारत में ये यानी कि दिल्ली में जो अहम बैठक होने वाली है उससे पाकिस्तान में हलचल मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो 2 बार ISI के दफ्तर जा चुके हैं और ये सामान्य बात नहीं है जी। यदि एक बार और आप ध्यान दें तो पाकिस्तान में कल एक बम धमाका भी हुआ है हाफिज सईद के घर के बाहर, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, लगभग 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। तो ये जो गतिविधियां हैं, ये जम्मू कश्मीर में जब भी भारत कोई एक्शन लेता है, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जब भी कोई बात भारत में होती है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान उछल कूद मचाता है। वो पहले से उछल कूद मचाता आया है, वो धारा 370 की बात हो या फिर वहाँ स्टोन पेल्टिंग की बात हो और भी कई मुद्दों पर। तो इस तरह से तो अब इस बार जब इमरान खान को ये भनक लगी कि नहीं, सर्वदलीय बैठक करने जा रही है केंद्र सरकार, तो उस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। इसे लेकर इमरान खान के मन में जो हलचल मची है, पाकिस्तान में जो हलचल मची है, वो लाजिमी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात इसमें ये है कि इमरान खान अपने पार्टी के लोगों के साथ बैठक नहीं कर रहे हैं, सरकार के साथ बैठक नहीं कर रहे हैं, वो ISI के दफ्तर जा रहे हैं। तो ISI के दफ्तर जाना क्या इशारा करता है, ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन खबर बड़ी है और ये मुद्दा भारत के लिए भी बड़ा है, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा है। बिल्कुल, खबर बड़ी है और ये भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए है। आज की बैठक मानी जा रही है और अब देखना ये होगा कि इस बैठक में आखिर किन फैसलों पर मुहर लगती है और उस बैठक में क्या कुछ खुलकर सामने आता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो बता दें कि आज एक अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर एक सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के तमाम दलों के जो नेता हैं वो शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के भी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ये अहम बैठक होने वाली है और आपको बता दें इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। और वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से एक बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारे से आ रही है, जहां चिराग पासवान का कबूलनामा सामने आया है। जी हां, चिराग पासवान ने कबूल किया है कि जेडीयू के खिलाफ रणनीति बनाई गई थी। बीजेपी एलजेपी ने मिलकर ये रणनीति बनाई थी। चिराग पासवान का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। तो बता दें आपको कि चिराग पासवान ने ये कबूल किया है कि बीजेपी और एलजेपी ने मिलकर जेडीयू के खिलाफ एक साजिश रची थी और यह साजिश रची गई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, जब चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए थे, बिहार के एनडीए से अलग हुए थे। हालांकि उन्होंने केंद्र के एनडीए में वो अभी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का एनडीए, केंद्र की एनडीए से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मोह भंग होता दिख रहा है। तो इसके बाद चिराग पासवान ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। जब मेरे अपना मेरा साथ देते, जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया, तो मैं दूसरों से क्या गिला शिकवा करूं? मैं क्या जाके बोलूं कि भाई तुमने मेरा साथ नहीं दिया या आप मेरे साथ खड़े नहीं हुए या आपको मेरे बारे में बोलना चाहिए था। जब आप ही ने, जब मेरे अपने परिवार ने ही जब मेरा साथ नहीं दिया, मेरे चाचा, जैसा मैंने कहा, जिनमें मैं पिता की छवि देखता था,
अगर उनको मुझसे कोई भी शिकायत थी, मुझे आके बोलते ना, कहते ना। अगर उनको मंत्री बनना था, मैं खुद प्रधानमंत्री जी के समक्ष विचार के लिए ये प्रस्ताव रखता कि अगर आप पार्टी से किसी को मंत्री बनाना चाहें तो आप इनको बनाइए। अगर वो मुझे बोलते उनको पार्टी का अध्यक्ष बनना है तो मैं खुद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने रखता। पर जब मेरे अपनों ने ही मुझे इस तरीके से मेरी पीठ में खंजर रोका, मुझे धोखा देने का काम किया, तो अब मैं दूसरों पे क्या ही मैं बोलूं कि भाई क्यों भाजपा मेरा साथ नहीं दे रही, या इन्होंने क्यों ऐसा किया, या नीतीश कुमार जी की इसमें क्यों भूमिका है, या जनता दल यूनाइटेड इसमें क्यों इन्वॉल्व है। ये सारी बातें करने का अब कोई प्रश्न नहीं होता जब मेरे चाचा और मेरा अपना भाई, जो मेरे लिए बेटे के समान था, आज भी आप उसके स्कूल में जाके देखेंगे तो गार्जियन के तौर पर मेरा ही नाम वहां पे लिखा है। चाचा चाची स्कूल जाते नहीं थे, रिपोर्ट कार्ड्स में ही साइन करता था उसकी। बिल्कुल मेरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनके सामने अपनी परिस्थिति पूरी स्पष्ट तरीके से मैंने रखी थी, क्योंकि उस वक्त मुझे 15 सीटें दी जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए, और एक 6 सांसदों की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़े तो ये संभव ही नहीं था। हम लोग, एक जमाना था जब हम लोग 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते थे, और अब उसके बाद 100 सीटों पर के आसपास लड़ने लगे, फिर 75। पिछली बार 2015 में हम लोगों ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा, और अब अगर मैं 15 सीटों पर लड़ता तो अगली बार तो मुझे लगता है कि शायद पार्टी का किसी बड़ी क्षेत्रीय या किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ विलय करने के अलावा कोई विकल्प ही शायद मेरे पास नहीं बचता। तो इसलिए 15 सीटों पर एक चुनाव लड़ना पॉसिबल नहीं था। दूसरा, ये हम लोगों के विजन डॉक्यूमेंट को जो बिहार फर्स्ट जो हम लोगों ने बनाया था, उसको ये लोग गवर्नमेंट एजेंडा में लोग शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो भैया मैं क्यों नीतीश जी के मैं विजन के साथ में जाऊं? मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। तो इन तमाम बातों को मैंने प्रमुखता से मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने रखा, और उनको मैंने कहा कि भाई मेरे लिए किससे बात हुई थी आपकी? मेरी जेपी नड्डा जी, मैंने बताया जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी मौजूद थे और बीएल संतोष जी मौजूद थे, और उनको मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर देखिए, मेरे लिए नहीं संभव है इस तरीके से चुनाव लड़ना, और साथ में नीतीश कुमार जी के साथ तो वैसे भी जाना संभव नहीं था। 19 का चुनाव हम लोगों ने लड़ा क्योंकि कंपल्शन था, क्योंकि रातों रात नीतीश कुमार जी एनडीए का गठबंधन का हिस्सा वापस बने थे। कटुता, ये बात बहुत स्पष्ट तौर से कही गई थी कि कटुता नहीं होगी कोई हम लोग के बीच में, मतलब नो बिटरनेस, नो हार्ड फीलिंग्स, नो मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं इसको इंग्लिश में नहीं यूज कर रहा क्योंकि सेम एग्जैक्टली ये वर्ड मेरे लिए यूज किया गया था कि कोई कटुता नहीं रहेगी हम लोग के बीच में, क्योंकि आपको वोट कटुआ कहा गया था बाद में। और इस बात का मुझे एतराज था, और मैंने अपने इस एतराज को मैंने रजिस्टर भी कराया तुरंत चुनाव के बाद। लिखित रूप में भी मैंने प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा था, उसमें ही मैंने इस बात को मैंने क्लियरली मैंने मेंशन किया, और उसके बाद मैंने भाजपा के भी तमाम नेताओं से, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मेरी जेपी नड्डा जी से फिर से मुलाकात हुई, और उसमें मैंने स्पष्ट रूप से मैंने इनको कहा कि सर, कहा गया था कि कटुता नहीं होगी चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद, तो मैंने कहा क्या कारण है कि केंद्रीय मंत्री आते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी और वोट कटुआ जैसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस बात को स्पष्ट तरीके से कह दिया गया था कि मेरा अलायंस आपके, भाई मेरे ऊपर है ना कि मैं किसके सामने प्रत्याशी उतारूं नहीं उतारूं, मेरा गठबंधन है भाजपा के साथ, मैं नहीं उतारूंगा भाजपा के सामने। बट उस वक्त ये जरूर क्लियर था कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बट मैंने तो हनुमान का धर्म पूरी तरीके से निभाया। हनुमान जी ने रामायण में भगवान राम के लिए माता सीता को ढूंढने का काम किया, भगवान राम के संदेश माता सीता तक पहुंचाए, जरूरत पड़ी तो लंका तक को जलाने का काम भगवान हनुमान ने किया भगवान राम के लिए। मैं भी मजबूती से हर इशू पे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहा, भले वो धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, बिना अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए, बिना उससे कोई समझौता किए हुए मैं मजबूती से इनके साथ खड़ा रहा, और तो और सीए एनआरसी को लेकर भी। और ये तमाम वही विवादित विषय हैं जिसपे मौजूदा जो इनके अलाय पार्टनर है नीतीश कुमार जी, उन्होंने हमेशा एक अलग रुख अपनाया। इन्होंने हमेशा बल्कि सीए एनआरसी को तो लेकर इन्होंने बिहार की विधानसभा में एक प्रस्ताव तक पारित करवा दिया कि इसको वो लागू नहीं होने देंगे। तो अब जब हमारे गृह मंत्री जब इसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे देश भर में, तो उसमें नीतीश कुमार जी की क्या भूमिका रहेगी? तो मैंने तो हर कदम पे एक ऑनेस्ट अलाई होने के नाते मजबूती से मैंने इनका साथ दिया। बट हाँ, आज जब कहीं ना कहीं जरूरत मुझे है आपके साथ की, तो अगर हनुमान का वध भी हो रहा है और ऐसे में राम खामोशी से देखते रहे, तो ये भी तो उचित नहीं होगा ना। और अब चिराग के बयान के बाद सियासी पारा गर्म हो चुका है। बिहार का जो राजनीतिक गलियारा है, जो बिहार का राजनीतिक तापमान है, वो बढ़ गया है। जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ बता दें कि मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बरियावी का बयान, बीजेपी ने पीठ में घोंपा खंजर, बिहार की जनता सूद समेत लेगी हिसाब। जेडीयू का बीजेपी पर वार शुरू हो चुका है। चिराग पासवान का बयान सामने आया है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से
बताकर चुनाव लड़ा था, यानी लोजपा ने अलग खुद को बीजेपी से बातचीत कर किया था। जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने प्रत्याशी उतारे थे। चिराग पासवान के बयान पर अब बवाल शुरू हो चुका है बिहार के राजनीतिक गलियारे में और लगातार जेडीयू बीजेपी पर वार करना शुरू कर चुकी है। लगातार बता दें आपको कि चिराग पासवान के बयान के बाद बिहार में अब उबाल आ चुका है। जेडीयू के तमाम नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। चिराग पासवान का बयान सामने आने के बाद जेडीयू के तमाम जो नेता हैं वो नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी के बड़े नेताओं से बताकर चुनाव लड़ा था, यानी कि चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो भी रणनीतियां बनाई, खुद को एनडीए से अलग करने का जो फैसला था वो भी बीजेपी के बड़े नेताओं यानी बीजेपी के कहने पर किया था। और इस बयान के बाद अब राजनीति, बिहार के राजनीतिक गलियारे में बवाल शुरू हो चुका है। बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के बयान के बाद अब बिहार के राजनीतिक गलियारे में बवाल शुरू हो चुका है। जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी का यह बयान सामने आया है कि बीजेपी ने पीठ पर खंजर घोंपा है। बीजेपी अब कह सकते हैं कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता अब बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं और बीजेपी के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर ही उन्होंने ये रणनीति तैयार की थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बड़ा बयान सामने आया है चिराग पासवान का और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में तो अब बवाल शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ जेडीयू है और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनकी अब नाराजगी सामने आ रही है। क्या लगता है, क्या ये एक कह सकते हैं कि बड़ा करवट ले सकता है राजनीति गलियारे में? जी बिल्कुल, देखिए शर्मिला, हमने सुबह ही जब ये खबर दिखाई थी तो हमने यह भी बताया था कि जिस तरह से चिराग पासवान ने ये खुलासा किया है और पहली बार उन्होंने कबूल किया है कि ये जो फिक्स मैच था उसकी सहमति बीजेपी की सहमति प्राप्त थी उस पूरे खेल में और बीजेपी को बता दिया गया था। बीजेपी के नेताओं के साथ बकायदा ये डील हुई थी बड़े नेताओं के साथ कि देखिए इस खेल का परिणाम कुछ भी होगा लेकिन हमारे और आपके रिश्ते में यानी बीजेपी और एलजेपी के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। तो हमने ये बताया था सुबह ही कि इससे जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते हैं वो और तल्ख होंगे। आज जब हमने बातचीत की जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी से तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए इससे जो हमारी आशंकाएं थी, बिहार के लोगों की आशंकाएं थी, वो सही साबित हुई है और जेडीयू के साथ रहकर पीठ में खंजर घोंपा गया है, जेडीयू के साथ रहकर विश्वासघात किया गया है। जाहिर तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया लेकिन बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए ही ये कहा गया जो गुलाम रसूल बलियावी ने कहा। तो ये अभी शुरुआत है। बिल्कुल अभिषेक, ये तो शुरुआत है लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान के इस बड़े खुलासे के बाद बीजेपी और जेडीयू में दूरियां दिखने लगी हैं। बिल्कुल दूरियां बढ़ रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस नतीजों से बिहार में बड़ा नुकसान जेडीयू को हुआ है। पहली बार जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई, पहली बार सरकार में और संगठन में, पहली बार सरकार में और एनडीए में नीतीश कुमार का कद घटा, जेडीयू का कद घटा और दोनों में बीजेपी की हैसियत जमीन बिहार में मजबूत हुई और ये इसमें बड़ी भूमिका रही चिराग पासवान की। तो बड़ा नुकसान जेडीयू भी स्वीकार करती रही है कि चिराग पासवान ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नेता लगातार ये कहते रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों से बाहर, चाहे वो जय कुमार हो या दूसरे नेता, ये कहते रहे हैं कि बीजेपी कोई गड़बड़ी हुई है बीजेपी की तरफ से कहा है। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद अब आगे क्या करने वाली है जेडीयू। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो चिराग पासवान के इस बयान के बाद अब बीजेपी और जेडीयू में भी दूरियां दिखने लगी हैं। जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के इस रवैये से नाराज दिख रहे हैं और बीजेपी पर पीठ पर खंजर घोंपने का आरोप लगाया जा रहा है। जेडीयू के नेता गुलाम
रसूल बड़ियावी ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जेडीयू के पीठ पर खंजर घोंपा है। तो चिराग पासवान के इस बड़े कबूलनामे के बाद बिहार की राजनीति गलियारे में एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है और ये बवाल एनडीए के दो घटक दल यानी जेडीयू और बीजेपी के बीच शुरू हो चुका है। चिराग पासवान ने यह कबूल किया कि जेडीयू के खिलाफ रणनीति बनाई गई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान ये रणनीति बनाई गई थी और इसी रणनीति के तहत चिराग पासवान ने खुद को एनडीए से यानी बिहार के एनडीए से अलग किया था। तो चिराग पासवान के इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक गलियारे में बवाल शुरू हो चुका है। चिराग पासवान ने कबूल किया कि बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर ही उन्होंने खुद को बिहार में एनडीए से अलग किया था और मैंने हनुमान होने का कर्तव्य पूरी तरह से निभाया था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए ही ये रणनीति तैयार की गई थी और मैंने यानी बीजेपी और लोजपा दोनों की आपसी सहमति से ये रणनीति तैयार हुई थी। और इस बयान के बाद बता दें आपको कि जेडीयू में अब गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी और जेडीयू में भी अब दूरियां बढ़ने लगी हैं। बीजेपी बता दें आपको कि जेडीयू के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी पर जेडीयू पर पीठ पर खंजर घोंपने का आरोप लगा रहे हैं। और जेडीयू के नेता की बात कर ले तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी ने यह आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी ने जेडीयू के पीठ पर खंजर घोंपा है, यानी जेडीयू से दगा किया है बीजेपी ने। चिराग पासवान के कबूलनामे के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। जी हां, क्योंकि चिराग पासवान ने यह कबूल कर लिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी और एलजेपी के आपसी सहमति से हुआ। जिन चीजों का संदेह या जिन चीजों की आशंका रिजल्ट के बाद जनता को हुआ, अब जनता मुकम्मल विश्वास कर चुकी है कि नीतीश कुमार जी के साथ कैसे कैसे विश्वासघात और कैसे कैसे खंजर मारा गया है। तो जो बिहार की जनता बिहार के विकास के लिए माननीय श्री नीतीश कुमार जी को पर भरोसा किया और जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने, जिस जमात ने साथ रहकर विश्वासघात किया है, जनता ब्याज के साथ आने वाले दिनों में वसूल लेगी। नाराज दिख रहे हैं बीजेपी के इस रवैये से। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी ने जेडीयू के पीठ पर खंजर घोंपा है, बीजेपी ने जेडीयू से दगा किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।